विजेता चैनल। बच्चों, हम जो लेसन पढ़ रहे थे उसका भाग 1 जो था अंक 1 वीडियो का वो हम देख चुके थे। लेसन था हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक। और भाग 1 में हमने पढ़ा था कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन इतने सारे यौगिक बनाता किस तरह से, उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, समावयवता, ये सारा जो टॉपिक थे वो हमने भाग 1 में कंप्लीट किए थे बच्चों। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे वीडियो का, और लेसन का भी भाग 2। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों की जो रासायनिक प्रकृति होती है वो क्या होती है, और कुछ विशेष प्रकार के 2-4 तरह के आपके जो कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं किस तरह से बनते हैं और उनके उपयोग क्या क्या हैं, ये हम इस लेसन में कवर करेंगे। इस लेसन को पढ़ना शुरू करें बच्चों, उससे पहले आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। अगर आपको जो मेरा पढ़ाने का ढंग है, जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है बच्चों वो है सभी बच्चों तक अपनी पहुंच बनाना। सभी बच्चे जो हैं वो जो गाँव, बहुत दूर गाँवों में बैठे हुए हैं, जिनके पास पढ़ने के कई बहुत सारे स्रोत नहीं हैं, राजकीय विद्यालयों में हिंदी माध्यम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और मोबाइल तो बच्चों सभी के पास होता है आजकल, तो वो बच्चे किसी भी प्रकार से विद्या उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कई टीचर्स नहीं होते हैं, टीचर्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो लोग स्कूल नहीं जा पाते किसी भी वजह से, उनके अपने काम होते हैं बच्चों के, तो किसी भी वजह से अगर वो ढंग से क्लास में कक्षीय रूप से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेरा ये प्रयास रहता है बच्चों हमेशा कि वो कक्षीय वातावरण की तरह से ही वो पढ़ पाएँ। तो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सभी को ये आप शेयर कीजिए और उन सबसे सब्सक्राइब करवाइए। हमारी जो ये श्रृंखला है, कार्बन की जो श्रृंखला है, उसी तरह से हमारे वीडियो की जो श्रृंखला है बच्चों फैलने की और फैलाने की, जो कि आप कर रहे हैं ये काम, वो निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए मेरी इस छोटी सी बात के साथ हम अपना लेसन जो है वो शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला बच्चों हमने लिया है दहन। दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो जो सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और साथ में ही CO2, तो वो CO2 और जल तो वो देते ही हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। C2H5OH जो है एथेनॉल, वो ऑक्सीजन के साथ में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, पानी बना रहा है, ऊष्मा और प्रकाश तो वो दे ही रहा है। ठीक है बच्चों, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे तो वो अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी, जिससे कज्जली निक्षेपण होगा, यानी हमारे जो बर्तन होते हैं वो बच्चों काले हो जाएंगे। वायु की सीमित आपूर्ति होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कज्जली ज्वाला देंगे। वैसे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिल्कुल स्वच्छ ज्वाला देते हैं, कोई उन पे काला नहीं होता, लेकिन बच्चों कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो गैस हैं वो बिल्कुल गैस, वैसे तो जब हम गैस में खाना बनाते हैं तो कोई बर्तन काले नहीं होते, हमारे बहुत ही स्वच्छ ईंधन माना जाता है LPG को। ठीक है, लेकिन जब भी कुछ जल जाता है, दूध उस पर उफड़ जाता है, या कोई सब्जी उस पर जल जाती है, या रोटी बनाते वक्त आटा उसमें गिर जाता है, किसी भी वजह से जो वो छेद हैं गैस बर्नर के, उनमें रुकावट आ जाती है, तो आप देखिए कि पीली पीली ज्वाला जलने लगती है और हमारे जो बर्तन होते हैं वो काले होने लग जाते हैं। तो बच्चों इससे क्या होता है कि हमारा ईंधन का भी अपव्यय होता है। तो हमें तुरंत ही इस बात को पहचान करके वो जो बर्नर है उसको निकाल करके साफ कर लेना चाहिए। पिन आते हैं उनसे, और बहुत सारे हम जो बर्तन साफ करते हैं उस वाले जूने से भी हम उसको साफ करते हैं, उसके सारे छेद हमें साफ कर देने चाहिए। अंदर भी वो जो थोड़ा सा रहता है उसको भी कपड़े से साफ कर देना चाहिए, जहाँ से कि वो गैस निकल कर आ रही है, ताकि उस गैस को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और हमारी जो गैस है उसका पूर्ण उपयोग हो सके, और हमें भी उससे जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा का हम पूर्ण उपयोग कर सके बच्चों। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए गीली लकड़ी जलती है तो वो भी काला करती है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि ढंग से नहीं जल पाते, सीमित वायु उनको मिल पाती है, या फिर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन न होकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, तो वो कज्जली ज्वाला के साथ ही जलते हैं बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट जो है कि कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है और ये नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। जैसा कि आपने कहा ऑक्सीजन के साथ जल रहे हैं तो अपने ऑक्साइड भी बनाएंगे। तो ये जो ऑक्साइड बनते हैं वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रकार का ईंधन यूज करें जिसमें कि ये ऑक्साइड जो है वो कम से कम मात्रा में बने। फिर है कि लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ प्रारंभ में तो ज्वाला के साथ जलते हैं, जलकर ऊष्मा देते हैं, पर बाद में बिना ज्वाला के भी वो बहुत देर तक ऊष्मा देते रहते हैं। लकड़ी बच्चों, लकड़ियों का जलाना आप लोग गांव में बहुत लकड़ी जलाते हैं। आजकल भी जो गांवों में खाना बनाने का जो प्रमुख ईंधन है वो लकड़ी के रूप में ही यूज किया जाता है। हालांकि हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि सभी तक एलपीजी, सभी तक गैस पहुंचे गाँव में, लेकिन फिर भी आज भी कुछ आदिवासी लोग हैं, कुछ बहुत ही ग्रामीण एरिया वाले जो लोग हैं वो लकड़ी का उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लकड़ी होती है वो शुरू में तो बहुत धुएं के साथ में और ज्वाला के साथ में जलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो शांत हो जाती है और मतलब वो जो ज्वाला देना बंद हो जाती है और फिर भी वो गर्म रहती है, उसमें भी हम बहुत देर तक खाना बना सकते हैं। बच्चों, आपने गाँव में कंडों पर बाटियां बनाते हुए देखा होगा। हमारे राजस्थान का प्रमुख भोजन है चूरमा बाटी, आप सभी लोग जानते हैं। तो चूरमा बाटी जब बनाते हैं बच्चों तो छाने जो होते हैं, उपले भी जिन्हें कहते हैं, तो उन छानों में को जलाया जाता है पहले, और जब उनसे ज्वाला निकलनी बंद हो जाती है, उनसे आग निकलनी बंद हो जाती है, जब वो अंदर ही अंदर अपने बहुत गर्म हो जाते हैं तो ज्वाला निकलना बंद कर देते हैं और बाटियों को और लड्डुओं के जो दगे बांधे जाते हैं बच्चों, उसमें उनको सेका जाता है बहुत देर तक। तो देखिए कि कितनी गर्मी रहती है, कितनी ऊष्मा रहती है उनके अंदर, कि उनकी ज्वाला बंद होने के बाद भी वो घंटे 2 घंटे तक जलते रहते हैं और हमें ऊष्मा देते रहते हैं, वो भी बिना किसी धुएं के। बच्चों, सर याद है, आप सब रिमेम्बर कीजिए, जब दाल बाटी बनते हैं गाँव में तो यही बात देखने को मिलती है, ठीक है। और गैसीय परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय परमाणु हम देखते ही हैं हमारी गैस में, वो जो एलपीजी के रूप में होती है, जैसे ही वो ऊपर नॉब हम ऊंचा करते हैं, जैसे ही गैस का बर्नर ऑन करते हैं, वैसे ही वो पाइप में आने लगती है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और वो वापस से इसमें गैस में बदल जाती है। और जैसे ही हम उस पर लाइटर लगाते हैं या हल्की सी भी माचिस लगाते हैं तो वो तुरंत जलने लग जाती है। तो जो गैसीय परमाणु होते हैं, जो गैसीय ईंधन होते हैं, वो तुरंत फटाफट से एक दीप्त ज्वाला के साथ जलने लगते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? आइए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। तो पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सरलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे एथेनॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना। CH3 CH2OH जो है वो क्षारीय एमएनओ4 और ऊष्मा की उपस्थिति में बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH में बदल जाता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कुछ जो ऑक्सीजन देने वाले जो पदार्थ हैं उनका यूज किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारकों के उदाहरण क्या है बच्चों? क्षारीय MnO4 तथा अम्लीकृत K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो दो हैं, ऑक्सीकारक वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि 2 ऑक्सीकारकों के नाम लिखिए, तो ये 2 ऑक्सीकारकों के नाम आपको यहाँ से लिखने हैं बच्चों, ठीक है। अगली जो अभिक्रिया आती है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, उसके स्थान पर स्वयं लग जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वैसे तो बच्चों जो संतृप्त यौगिक होते हैं वो बहुत अनअभिक्रियाशील होते हैं, सरलता से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु फिर भी कभी कभी अपवाद, मैंने कहा कि हमेशा देखने को मिलते हैं विज्ञान में, हर नियम में, हर जगह पर देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से जो मेथेन होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन जो होता है वो उसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और धीरे धीरे करके वो सारे ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसी तरह से जो होने वाली अभिक्रिया होती है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 है, Cl2 से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl और HCl में परिवर्तित हो जाता है। आगे भी ये अगर क्लोरीन इससे क्रिया करता रहेगा तो ये CCl4 लास्ट में CCl4 में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों कार्बनिक यौगिकों में ये प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है?
नेक्स्ट जो अभिक्रिया है बच्चों कार्बनिक यौगिकों की, वो है संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो पैलेडियम और निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो उनमें हाइड्रोजन जुड़कर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ने का जो ये प्रक्रम है, यही संकलन अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। अब यहाँ पर एक शब्द आया है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो किसी अभिक्रिया में यदि उनकी उपस्थिति हो तो वो उस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, या तो उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या फिर उसे कम कर देते हैं। बढ़ाने वाले उत्प्रेरक अलग होते हैं, कम करने वाले अलग होते हैं। तो अधिकतर जो दर होती है उसको बढ़ाया ही जाता है। तो वे पदार्थ जो क्या करते हैं, भिन्न दर से किसी भी अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं लेकिन स्वयं अप्रभावित रहते हैं, उनका अभिक्रिया के अंत में कुछ भी नहीं बिगड़ता, स्वयं अप्रभावित रहते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। निखिल उत्प्रेरक का उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बनिक श्रृंखलाएं होती हैं। ये देखिए बच्चों, ये असंतृप्त वनस्पति तेल है, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से हम क्रिया करवाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वैसा का वैसा रहता है। तो यानी कि ये जो असंतृप्त वनस्पति तेल है वो जंतु संतृप्त वनस्पति तेल में बदल चुका है और ये होते हैं जंतु वसा। तो संतृप्त वसा अम्ल होने के कारण इन जंतु वसाओं जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, इसलिए भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों का उपयोग करना चाहिए। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं बच्चों? इस लाइन का मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि हम सब्जी बनाने के लिए जो तेलों का उपयोग करते हैं वो तेलों का उपयोग उतना हेल्दी नहीं माना जाता, उतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाता जितना कि हम घी में सब्जी बनाएंगे तो वो ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होगा बच्चों, ठीक है। और अब जो हमारा टॉपिक है ये बच्चों 4 अभिक्रियाएं आपकी बुक में कार्बनिक यौगिकों की दे रखी हैं, वो हमारी पूरी होती हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण है बच्चों। ये वाला जो कोयले और पेट्रोल का निर्माण है वो हम कक्षा 8th से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में दोहरा देती हूँ कि कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो कोयले का निर्माण हुआ हजारों लाखों वर्षों पहले बच्चों, लाखों बल्कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्षों पहले बहुत सारे वन ही वन पृथ्वी पर हुआ करते थे, बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। तो वो पेड़ किसी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, ज्वालामुखी, भूकंप, बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से पृथ्वी में हलचल हुई और ये सारे के सारे जो पेड़ थे वो पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे दब गए। इनके ऊपर लगातार इतने वर्षों में मिट्टी जमती गई और ये जो है वो जमीन के अंदर नीचे 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 जो है वो दबते गए। तो इन पर ताप और दाब दोनों की वृद्धि होती रही और ताप और दाब की वृद्धि होने के कारण ये करोड़ों लाखों सालों में उस लकड़ी से परिवर्तित होकर कोयले में परिवर्तित हो गए बच्चों, ठीक है। इसीलिए जो कोयला होता है वो हमें खानों के रूप में, बहुत सारे पेड़ एक साथ गिरे थे तो वो जो होता है वो हमें खानों के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बच्चों यहाँ पर तो हुई कोयले के रूप में तो बात हुई पेड़ पौधों की। अब जो जीव जंतु थे, समुद्री जीव जंतु या फिर और जो पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु थे वो जो जमीन में दब गए, समुद्र के नीचे दब गए, तो वो सब कालांतर में ताप और दाब बढ़ने की वजह से पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, ठीक है बच्चों। तो अब निर्माण किस प्रकार हुआ ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे ये पूछा जाए कि भाई इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, या 2 जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण दीजिए। तो 2 जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण आप दे सकते हैं, कोयला तथा पेट्रोल। और क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर क्या हुआ आप जानते हैं, फटाफट दीजिए अपने मन में आंसर। भाई कोयले और पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं और ये पेड़ पौधों के और जंतुओं के जीवाश्मों से प्राप्त हुए हैं, हमें उनके अवशेषों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है।
और इनका उपयोग बच्चों बहुत ही सावधानी पूर्वक विवेकपूर्ण ढंग से इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका उपयोग हमने अंधाधुंध तरीके से किया, अविवेकपूर्ण तरीके से किया, तो जल्दी ही ये समाप्त हो जाएंगे और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। तो जो हम इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं बच्चों, वो हमारे घरों में शोपीस की तरह से रखी रहेंगी। कोयले और पेट्रोल के न होने के अभाव में के अंदर हम उनका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है कार्बनिक यौगिकों, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। उसमें से आपके 2-3 यौगिक दे रखे हैं। पहला जो यौगिक है वो है एथेनॉल। इसे सामान्य भाषा में अल्कोहल भी कहा जाता है और शराब के रूप में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है बच्चों। इसका जो सूत्र है वो है CH3CH2OH C2H5OH भी इसे कह सकते हैं। इसके जो भौतिक गुण है वो है कि कक्षीय ताप पर ये द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन होते हैं और ये एक अच्छे विलायक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, यानी जो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं वो इसके अंदर घुल जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इसकी देखते हैं तो सोडियम के साथ ही अभिक्रिया करके और सोडियम एथोक्साइड CH3CH2O- और Na+ सोडियम एथोक्साइड इसे कहा जाता है, सोडियम एथोक्साइड बनाता है, साथ में ये हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करता है। इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के इसकी जो अभिक्रिया है उसमें देखिए यहाँ पर ये एथेनॉल है, गर्म सांद्र H2SO4 का उपयोग करके ये जो है इसको एथीन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये बदल जाता है, पानी इसमें से निकल जाता है। तो ये जो गर्म सांद्र H2SO4 है, क्योंकि इसने पानी को उत्सर्जित करवाया है इसमें से, इसलिए इसको निर्जलीकारक भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके उपयोग क्या क्या है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों को घोलने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, इसीलिए इसका उपयोग कर टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक और बहुत सारी जो औषधियां हैं वो बनाई जाती हैं। सेकंड उपयोग है कि सभी अल्कोहलीय पेय पदार्थों का यह महत्वपूर्ण अवयव है। और थर्ड है कि कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये थे उपयोग। अब कुछ इससे अलग जो एथेनॉल के बारे में जानकारी है वो हम प्राप्त कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक होने के कारण उद्योगों में गया और जो लोग इसके आदी हैं वो इसको पी जाएंगे, तो उसका जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें कुछ मात्रा में मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ और रंजक मिला दिया जाता है। तो मेथेनॉल जैसा या मेथेनॉल भी अपन कह सकते हैं, तो मेथेनॉल जैसा जो जहरीला पदार्थ हम मिलाएंगे तो फिर ये पीने योग्य नहीं रहता बच्चों। ठीक है, और रंजक मिला इससे फिर लोग बाग जहरीला होता है और मृत्यु तक हो जाती है मेथेनॉल के उपयोग से, तो इसलिए लोग बाग फिर इसे पीते नहीं है। और इसकी पहचान के लिए, क्योंकि सारे जो अल्कोहल होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं, तो इसकी पहचान के लिए इसमें कुछ मात्रा में रंजक भी मिला दिया जाता है, इसलिए इसका रंग हल्का नीला हो जाता है और अन्य जो अल्कोहल है उनसे इसकी पहचान अलग हो जाती है, इसलिए इसका जो दुरुपयोग होता है बच्चों उद्योगों में वो रुक जाता है। ठीक है, और सजीव प्राणियों पर इसका क्या प्रभाव रहता है, आप इधर बहुत सारे शहरों में भी गांव में भी कई लोग इधर उधर रास्ते में पड़े हुए बड़बड़ाते हुए धूप में सोते हुए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बच्चों। घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बर्तन भांडे बिकने की नौबत आ जाती है, तो जो लोग इसके सेवन के आदी हो जाते हैं उनमें उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, समन्वय की कमी होती है, मानसिक दुविधा होती है, उनिंदापन होता है, भाव शून्यता होती है और ऐसे लोगों में सोचने समझने की जो क्षमता हो जाती है वो बहुत कमजोर हो जाती है बच्चों। इसलिए बिल्कुल भी ये एक सामाजिक बुराई है और इसका हमें बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए और हमारे परिवार वाले या जो हम आसपास जो हम देखते हैं उनसे भी हमें ये अनुरोध करना चाहिए, इसकी जो उपयोग है, जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उनका को बता करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो समाज है वो अल्कोहल से फ्री हो सके बच्चों, अल्कोहल हम उसको छुड़ा सके समाज से। ठीक है, और यहाँ मेथेनॉल के बारे में मैंने एक लाइन लिखी है कि मेथेनॉल जो होता है, एथेनॉल ये है जो कि पेय पदार्थों में काम आ रहा है, इसी के विपरीत मेथेनॉल CH3OH, मेथेनॉल जो होता है वह जहरीला होने के कारण अगर इसका उपयोग गलती से भी कर लिया जाए बच्चों तो व्यक्ति उससे मर भी सकता है या फिर व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इससे बहुत सारी अखबार में न्यूज आपने पढ़ी होगी कि
विषैली शराब पीने के कारण यहाँ पर लोग मृत पाए गए। तो वो विषैली शराब में बच्चों किसी भी औद्योगिक वजह से औद्योगिक उपयोग में लेने की वजह से उसमें मेथेनॉल मिला दिया गया होगा और वही लोगों ने उसका सेवन कर लिया, तो वो व्यक्ति जो है वो मृत पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला जो महत्वपूर्ण यौगिक है बच्चों वो है एथेनोइक अम्ल और इसका जो सूत्र है वो है CH3COOH। ठीक है, तो इसके जो भौतिक गुण है वो क्या है कि सामान्य कक्षीय ताप पर ये द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक 290 केल्विन है, यानी कि इसका जो गलनांक है वो बहुत कम है, बहुत कम पर ये गल जाता है, जम जाता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है और इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है बच्चों। तो आपके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो बच्चों एथेनोइक अम्ल को ही ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अधिकतर कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए इसे आप स्पेशली याद रखें बच्चों। ठीक है, इसका जो एसिटिक अम्ल का जो 3-4% का जलीय विलयन होता है वो सिरका कहलाता है और सिरका जानते हैं सभी के घरों में रहता है। अचार को परिरक्षण करने में, बहुत सारे चीजों में डालने में, नूडल्स, चाउमीन वगैरह आजकल जो सारी चीजें बनती है, फास्ट फूड बनता है, इन सब में ये जो सिरका होता है वो काम में लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है बच्चों इसकी? पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो एस्टरीकरण अभिक्रिया है, यानी कि ये एथेनोइक अम्ल हो गया बच्चों और ये एथेनॉल से क्रिया करके, अल्कोहल से क्रिया करके अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति होनी चाहिए और ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल से क्रिया करके अम्ल की उपस्थिति में ये एस्टर निर्माण करता है। ये देखिए बच्चों, ये जो बन रहा है ये पूरा का पूरा यौगिक जो है वो एस्टर कहलाता है और साथ में ही जल का निर्माण भी करता है। तो एस्टर जो होते हैं वो बच्चों इनकी बहुत ही भीनी एप्पल जैसी खुशबू होती है और इस वजह से इसका उपयोग, इस एस्टर का उपयोग मिठाइयाँ बनाने में या फिर जो आपके बेकरी होती है, बेकरी के सामान बनाने में इस एस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो एस्टर होता है वो तुरंत ही अगर इसकी NaOH से क्रिया करवा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी क्रिया करवा दें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण CH3COONA और साथ में ही एथेनॉल जो है वो हमें वापस से प्राप्त हो जाता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण है वो बहुत लंबी श्रृंखलाओं वाले सोडियम लवण हो सकते हैं और इन्हें ही हम साबुन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर साबुन का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को, एस्टर की NaOH के साथ अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ अभिक्रिया में हम एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, NaOH के साथ हमने क्रिया करवा दी, तो देखिए बन जाता है हमारे पास में ये हाइड्रोजन हटके और CH3COONA। आप समझ रहे होंगे बच्चों, किसी के साथ भी क्रिया करेगा तो ये लास्ट का हाइड्रोजन जो होता है वो हट जाता है और इधर वाला जो ग्रुप रहता है वो जुड़ जाता है। तो CH3COONA यहाँ पर हमें सोडियम एसिटेट प्राप्त हो जाता है, साथ में ही हमें जल प्राप्त हो जाता है। अब है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट के साथ ये अभिक्रिया करता है तो CH3COONA, वही सोडियम एसिटेट यहाँ पर भी बन रहा है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह से ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करता है तो CH3COONA, H2O और CO2 का निर्माण होता है। पहले भी हम पार्ट 1 में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी की भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें उत्पाद के रूप में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवश्य रूप से प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है इसका उपयोग कि भाई एथेनोइक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अम्लीय प्रकृति होने के कारण अम्लों के रूप में तो इसका उपयोग होता ही है बच्चों, यानी कि प्रयोगशालाओं में, उद्योगों में तो इसका उपयोग होता ही है। इसके अलावा सिरका बनाने में, जो कि अभी मैंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे खाद्य पदार्थों के लिए ये यौगिक है, तो सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही एस्टर और साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एस्टर का उपयोग अभी अभी मैंने बताया और साबुन का उपयोग आप सभी अपने घरों में देखते ही हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन और अपमार्जन। साबुन जानते हैं बच्चों, हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं, वो साबुन ही होता है और कई जगह का पानी ऐसा होता है बच्चों, वो बहुत कठोर पानी होता है और उसमें साबुन जो होता है वो अच्छे से मेल नहीं निकाल पाता। मेल निकालने के बाद भी वो सफेद सफेद अवक्षेप जो होता है वो उसमें से निकला रहता है और मेल भी कपड़ों से पूरे अच्छे से नहीं निकलता। तो वहां पर बच्चों साबुन के बदले हम अपमार्जक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब साबुन क्या होता है कि साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले
कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करेगा और जो कार्बन श्रृंखला है वो तेल या गंदगी से क्रिया करेगी, तो वो जल से जो क्रिया करेगा वो बाहरी भाग होगा और तेल और गंदगी से जो क्रिया करेगा वो अंदर वाला भाग होगा। तो उनसे पारस्परिक क्रिया करके ये मिसेली संरचना बनाते हैं और ये मिसेल गंदगी को कपड़े से बाहर निकालने में मदद करता है। ये देखिए बच्चों मिसेली संरचना। अब ये जो साबुन है, साबुन का ये जो आयनिक भाग है, सोडियम जो प्लस वाला भाग है वो आयनिक भाग है, आयनिक सिरा है। दो भागों में होता है, आयनिक सिरा और पीछे वाला जो सिर वाला हो गया और ये पूंछ वाला हो गया। तो सिर वाला जो आयनिक सिरा होता है ये तो पानी के साथ में क्रिया कर रहा है। अंदर वाला जो भाग होता है, कार्बन श्रृंखलाओं वाला जो भाग होता है, पूंछ वाला भाग, वो तेल वाले भाग से क्रिया करता है। तो अब ये पूंछ वाला जो भाग होता है वो तेल से भी क्रिया करके और उसको बाहर निकालने में मदद करता है, वो बाहर निकल जाता है और इमल्शन जैसा संरचना, झाग जैसी संरचना वो बनाता है और उस झाग जैसी संरचना में सारी गंदगी जो है वो कपड़ों की निकल कर आ जाती है। जब हम उसको पानी से धोते हैं तो इस मिसेली संरचना के माध्यम से ही वो पूरा का पूरा झाग और गंदगी बाहर निकल जाते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं बच्चों। इस तरह से जो साबुन होता है वो कार्बनिक यौगिक है और हमारे कपड़ों को धोने में काम में लिया जाता है। अब आ जाता है अपमार्जक। अपमार्जक का अभी मैंने कहा आपको कि कठोर जल में जहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं वहां पर साबुन जो होता है वो फेल हो जाता है सफाई करने के काम में, वहां पर अपमार्जकों का उपयोग किया जाता है। और अपमार्जक क्या होते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ में बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा जो होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता तो वो अवक्षेप नहीं बनता, अवक्षेप नहीं बनता तो आराम से उसमें झाग बन जाते हैं और वो जो झाग बनते हैं, इमल्शन बन जाता है, वो उस तेल को और गंदगी को बाहर निकालने में, मिसेली संरचना बनाकर बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसीलिए अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल में भी प्रभावी होता है। क्लियर है बच्चों? इस तरह से हमारा जो ये वीडियो का भाग 2 था, अंक 2 था, वो पूरा होता है। इसमें मैंने आपको पूरा पाठ अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप भी अपना प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक, दूर गांवों में पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के बच्चों तक ये आगे से आगे वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं समझती हूँ बच्चों पूरा लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नए वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।